Yes, sir. Types of molecular solid. There are types of molecular crystalline solids. Types of molecular crystalline solids. तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन से पहला था मेरे पास फर्स्ट वन को क्या कर सकता था, ये बोल रहा है पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। मॉलिक्यूलर का डेफिनेशन हम लोगों ने क्या लिखा था, मॉलिक्यूलर का हम डेफिनेशन क्या लिखा था, those solids in which constituent particles are molecules and they are held together by weak van der Waals forces या dipole interaction या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डाइपोल इंटरेक्शन। van der Waals फोर्सेस तुमको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, that is non-polar crystalline solids. थर्ड polar molecular crystalline non-polar molecular, फिर बोला है हाइड्रोजन बॉन्डेड पोलर, यहाँ पर नॉन पोलर सॉरी मॉलिक्यूलर लिखना चाहिए था ऐसा, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड। अच्छा, ये जो मैं पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूँ, हमारे बोर्ड में हेडिंग नहीं दिया है, डायरेक्ट उन्होंने दिया है। इसके पहले टेक्स्ट बुक तुम्हारे जो सीनियर्स हैं उनमें और सीबीएसई बोर्ड में ऐसा ही दिया है जैसा मैं। अभी इस बार से जब तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है उसमें उन्होंने हेडिंग डाल करके नहीं, उन्होंने सेंटेंस वाइज पोलर नॉन पोलर का एक्सप्लेन करके रख दिया है, बट हेडिंग नहीं डाला है। ओके, हम लोगों ने हेडिंग डाल करके दिया, ओके। तो मैंने फर्स्ट हेडिंग लिया पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आ जाओ, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या है, तो क्या है देखो, डेफिनेशन में ही पूरा वर्डिंग छुपा हुआ है, वर्डिंग में ही डेफिनेशन में वर्ड में डेफिनेशन, जो भी बोल लो, क्या वर्ड यूज कर रहा है पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, कोई बताएगा क्या? व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? पोलर मॉलिक्यूल्स। तो मैंने लिखा X। व्हाट इज X? दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक, whose constituent particles are, तो क्या हो जाएगा पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो एक दूसरे को कैसे पकड़ कर रखेंगे, बोलो? एंड दे आर held together by dipole. Yes, they are held together by dipole interaction. 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 तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम
नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. नहीं। नो अब आ जाओ इसके डेफिनेशन में, जो हम लोगों ने वर्ड यूज किया है उस पर आ जाओ। तो सपोज यू आर टेकिंग HCl, तुमको लगेगा सर ये तो लिक्विड है, ये तो गैस है, ये कैसे होंगे? तो उसके लिए मैं क्या बोल सकता था, अरे इसको सॉलिड बनाओ, दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो दिस विल प्रोड्यूस डेल्टा पॉजिटिव, ये रहा डाइपोल का डायरेक्शन। ऐसे ही HCl डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, दिस इज द डाइपोल डायरेक्शन। तो प्लस और माइनस के बीच का जो डॉटेड है इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक, इज देयर एनी प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम? सर वो आपने x प्लस क्या लिखा है, मतलब x का मीनिंग क्या कहाँ है? पे वो जो X? x, हाँ, कौन बोल रहा है ये? सर अजिंक्य। इसका मतलब है हम लोग 2-3 लेक्चर, लास्ट वाला लेक्चर अटेंड नहीं किए थे, सर है ना? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच वो था। तो हम लोगों ने उसको लिखा था कि X is those crystalline solids in which constituent particles are, ये देखो, those crystalline solids in which constituent particles are, उसको X लिखा है, ठीक है? हाँ सर, मैं x लिखना भूल गया था इसलिए। चलो कोई बात नहीं है, इधर देखो, आ जाओ भाई। तो मैंने लिखा इधर से पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कि दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, कम से कम 5 बार रिपीट कर चुका। तो दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स, so they will be held together by dipole dipole interaction, dipole dipole interaction। एग्जाम्पल नंबर 1, इसको नोट करो, इसको नोट करो। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज यू आर टेकिंग H2S, H2O, NH3, PCl3, ठीक? तो NH3, PCl3, ये सभी के सभी स्ट्रक्चर तुमको ये पता होना चाहिए कि ये डाइपोल होगा या नहीं होगा। नीट 2020 में 4 कंपाउंड दे करके यही पूछा है, इसमें से कौन सा पोलर है और इसमें से कौन सा नॉन पोलर है। सोचो, इसमें से कौन सा पोलर है और इसमें से कौन सा नॉन पोलर है, ये ऑलरेडी आया हुआ है। तो इसका जो स्ट्रक्चर आता था पिरामिडल आता था और एक लोन पेयर। क्यों? phosphorus is having 5 electron in the outermost shell, phosphorus is having 5 electron in the outermost shell, और उसने 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, एक बच गया। तो जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा उसी में डाइपोल का डायरेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि नेट कैंसिल आउट होगा ही नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन्स है तुम्हारे पास, एब्सोल्यूट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक? तो ये ऐसा है। तो अब इसमें भी क्या रहा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसमें भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहा। अगर इसमें भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, सपोज यू आर टेकिंग NH3, सेम, दिस इज सेम, सिमिलर, N P की जगह पर N, Cl की जगह पर H,
it is having lone pair of electrons. ठीक, तो अगेन ये भी क्या आया, पिरामिडल वन, और इसका डायरेक्शन इधर रहेगा जिधर इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो देयर विल बी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मॉलिक्यूलर बोला है तो तुम CO ले लो, कार्बन एंड ऑक्सीजन, दिस इज डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो डेल्टा पॉजिटिव से डेल्टा नेगेटिव के लिए तुम्हारे पास ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आएगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज? नो सर। 11th क्लास, अब 11th क्लास की चीजें हम लोग डायरेक्टली यूज किया करेंगे। दिस इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दिस इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक, यस और नो? Yes, sir. यस, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स मॉर्निंग बैच इवनिंग बैच में माइट बी पॉसिबल कि डिफरेंट हो जाए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ूं क्या मैं? Yes, sir. ओके, Yes. फिर सेकंड बोल रहा है तुम्हारे पास इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फिर से देखो, तुमको बाय डेफिनेशन पता चल जाएगा। तुम ही लोग बता दो बेटा कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो मैं ले रहा हूं उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या रहेगा, कौन से मॉलिक्यूल्स रहेंगे? नॉन पोलर Non-polar. Non-polar. बस, तो मैंने लिखा X। What is X? Those crystalline solids in which constituent particles are non-polar molecules are called as क्या? Are called as नॉन पोलर क्रिस्टल। non-polar molecular crystalline solids। तो मैंने लिखा एंड यहाँ पे लिखा उसके आगे नॉन पोलर molecules and they are held together by कैसे बोलो? क्या होंगे? Weak van der Waals force. हाँ, वीक वंडर वॉल फोर्सेस। तुम लोग मुझे अभी तक बता दो, आयोनिक, पोलर एंड नॉन पोलर में तीनों में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? आयनिक। बोलो। Ionic. आयोनिक आयोनिक के बाद पोलर। पोलर, Polar. पोलर के बाद Polar के बाद non. पोलर। Non-polar. नॉन पोलर। यस, पोलर के बाद नॉन पोलर, पोलर के बाद नॉन पोलर। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए एग्जांपल्स क्या क्या ले सकता था? अगर तूने नॉन पोलर की बात कर ही दी तो क्या हो जाएगा? CO2। तुमको लग नहीं रहा सर CO2 तो गैस होता है? सॉलिड बनाओ ना, उनको सॉलिड बनाओ। सॉलिड बनाने के बाद क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन रहा है और उसके बाद एनालिसिस हो रही है। ओके, PCl5, so this is PCl, Cl, एक Cl यहाँ पे है, एक Cl यहाँ पे। तो ट्रायंगल में तुमने कट करके लिया, बेस वाले का ट्रायंगल अलग निकालोगे तो नेट डाइपोल मोमेंट 0। एक ऊपर Cl एक नीचे Cl, अगेन ओवरऑल इज डाइपोल मोमेंट 0।
तो ये भी नीट 2020 में CO2 भी था और BF3 भी था। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, एक इसको दिया एक इसको दिया, तो sp2 हुआ और स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल प्लेनर। तुमने देखे होंगे कि 3 चार्ज इक्विलैटरल ट्रायंगल पे रख दिया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर 0 आता था। फिजिक्स, यस और नो? यस और नो? Yes, sir. तो वही चीज यहाँ पर भी है। ये सब के सब नीट 2020 में था और बोला था इसमें से कौन सा, मतलब कि ऐसे 4 कंपाउंड का A, 4 कंपाउंड का B, 4 कंपाउंड का C, 4 कंपाउंड का D, और दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर हैविंग 0 डाइपोल मोमेंट। तो कोई एक सेट निकालना था तुमको ABCD में से सभी का जिसमें से डाइपोल मोमेंट 0 रहा होगा। यस और नो? Yes, sir. यस और नो? ठीक है, अगर ऐसा है तो आ जाओ। थर्ड वन, थर्ड क्या है बोलो? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, इसमें क्या होगा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे बेटा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? देखो फिर से डेफिनेशन में ये है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स या हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स। तुम ही लोग बताओ। एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय, हाइड्रोजन बॉन्ड। they are held and they are held together by, they are held together by hydrogen bonding. So they are held together by hydrogen bonding. नोट कर लिया सबने? Yes, sir. So they are held Yes, together sir. by, they are held together by hydrogen bonding. They are held together by hydrogen bonding. They are held together by hydrogen bonding. Okay? मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है, तो तुम ही लोग थोड़ा इसके एग्जाम्पल भी बता दो। सर H2O। हाँ, तो ये बताओ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर होगा जिसमें फॉन कहें तो फ्लोरीन ऑक्सीजन Fluorine, oxygen, nitrogen. यस, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर ये होंगे तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक एक्सेप्शनल केस हमने देखा था, किसमें? एक एक्सेप्शनल केस हमने देखा था किसमें? पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, याद है? एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। चलो आ जाओ, इसका एग्जाम्पल मैं दे दूं। तो सपोज यू आर हैविंग, बेस्ट हो कि मैं उसके थोड़ा सा पैरेलल चलूं जो तुम्हारे पास मॉर्निंग बैच में है, जो तुम्हारे पास मॉर्निंग बैच में है। ओके, तो ये तुम्हारे पास एग्जाम्पल है, नोट करो। H2O, NH3, HF। और तुम लोग बोलोगे
तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट तुम लोग बोलोगे तो मैं इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा दूंगा। मॉर्निंग बैच वालों ने बोला था, इसलिए उनको करवा दिया था मैंने। तो इंटर और इंट्रा करना है क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग? करना है सर। सर कैसे भी? तो पहले ये नोट करो, पहले ये नोट करो, पहले नोट करो। सर ये सर हमने NH3 पोलर मॉलिक्यूलर में भी लिखा था, तो वो दोनों हो सकता था, उसमें भी हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड वन मॉलिक्यूल कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू वेज, है ना? ओके सर, थैंक यू सर। वाटर भी हो सकता है पोलर, हाँ इसीलिए पूछा। जीरो नहीं है। HF भी एग्जांपल हो सकता है किसका? पोलर का। पोलर हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सॉरी, ये नहीं है, ये है। नोटेड। एक मिनट सर। तो अभी सिर्फ ऊपर वाले ही एग्जांपल लिखो। हाँ, ऊपर वाले ही एग्जांपल लिखो। उसके बाद मैं लिख सकता था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर ऑफ टू टाइप्स। तो एग्जांपल 1 2 3 नोटेड। यस सर। हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें से कौन सा है, तुम लोग बताओगे क्या? तो जो डॉटेड है बेटा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो डॉटेड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो डॉटेड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सॉलिड वाला क्या है? दिस इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। यस और नो? Yes, sir. Yes. Dotted wala is hydrogen bonding. Dotted wala is hydrogen bonding. Hydrogen bonding is the special case of dipole-dipole interaction. क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डेफिनेशन में ही था, अगर याद हो तो, कि when hydrogen is directly attached to most electronegative elements like form, then there will be dipole created, है ना? Then there will be dipole created, which is called as dipole-dipole interaction, or especially we are calling it as hydrogen bonding. लिखा क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर ऑफ टू टाइप्स। तो फर्स्ट लिखो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड सेकंड लिखा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आ जाओ। तो तुम्हारे पास जिन्होंने हेडिंग लिख लिया है इंटर मॉलिक्यूलर, मैं यहाँ पे पूरा समझा दे रहा हूँ, उसके बाद उधर जाऊंगा। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर का मतलब क्या हो गया और इंट्रा का मतलब क्या हो गया? मैं बोलूं इंट्रा फैमिली। पता चला कि फैमिली बहुत बड़ी है, ज्वाइंट फैमिली है और 50 लोग हैं। एक क्रिकेट की टीम बनानी थी, सब लोगों ने बोला नहीं मैं खेलूंगा मैं खेलूंगा मैं खेलूंगा। हमने 3 टीम बना करके घर में ही खेल लिया। उसमें से जो टीम जीतेगी वो आगे के लिए जाएगी। तो तुम थे शर्मा फैमिली, और जो अदर फैमिली है वो है शर्मा फैमिली के साथ साथ कानिटकर फैमिली है या कुलकर्णी फैमिली है। तो कानिटकर कुलकर्णी और देशपांडे फैमिली या शर्मा फैमिली के बीच में कंपटीशन हुआ इंटर, और वो लोग आपस के घर के अंदर ही खेल लिए इज इंट्रा।
तो वही मैं बोल रहा था, व्हेन ये कब होगा, 2 और मोर देन 2, व्हेन 2 और मोर देन 2, अब चाहे सेम मॉलिक्यूल ले लो या डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लो। सी दिस इज नॉट गिवन इन टेक्स्ट बुक, मतलब 12th क्लास के इंटर इंट्रा की बात नहीं किया है उन्होंने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की है। तो कुल मिला करके वही मैंने दिखाया है कि when 2 or more than 2 same or different molecules are forming hydrogen bonding, then it is called as intermolecular hydrogen bonding. तो इसमें क्या हुआ, मैंने पहला एग्जांपल लिया जिसमें इसमें क्या हो रहा है, सेम मॉलिक्यूल्स है, सेम 2 मॉलिक्यूल्स है ना, सेम 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स हैं। और ये क्या है, यहां पर जाओ, यहाँ पे 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, NH3 और NH3 और HF के बीच में। ओके, नोटेड। Sir, 1 minute. 1 minute, sir. पहले ये बोलो, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. See, all these things were covered in chemical bonding 11th class. अच्छा, तुम लोगों का सिलेबस मुझे लगता है कि हो सकता है तुम लोगों का लास्ट ईयर के जैसा रिड्यूस हो जाए, लास्ट ईयर के जैसा रिड्यूस हो जाए। लास्ट ईयर क्या किया था, सारे चैप्टर्स में से कुछ कुछ पोर्शन डिलीट कर दिया था, बट हमने कुछ नहीं डिलीट किया है, ऊपर से मैं और भी ज्यादा पढ़ा हुआ है। इसीलिए मेरा सबसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू फॉलो NCERT, सॉरी डू फॉलो योर टेक्स्ट बुक, महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक, ठीक। उसके बाद मेरे नोटबुक पे आओ, मेरे नोटबुक से वहां पे जाओगे तो तुमको यू विल फेस अप प्रॉब्लम। मेरा नोटबुक पढ़ोगे तुमको लगेगा यार पोस्ट तो बहुत ज्यादा है, तुम टेक्स्ट बुक पढ़ोगे यार ये बोलोगे लगता है बहुत जल्दी हो गया। इसलिए बेस्ट वन, रीड टेक्स्ट बुक माय नोटबुक, रीड टेक्स्ट बुक माय नोटबुक, रीड टेक्स्ट बुक माय नोटबुक। समझ में आया क्या? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, चलो दूसरा क्या बोल रहा है, इंट्रामोलिकुलर। ये क्या है, विद इन द मॉलिक्यूल। ये क्या है, विद इन द मॉलिक्यूल्स। वो विद इन द मॉलिक्यूल्स क्या हो सकता है, विद इन द एक मॉलिक्यूल के अंदर ही, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही, उसको मैं बोलूंगा इंट्रा, ठीक। विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा होगा तो इज कॉल्ड एज इंट्रा। तो व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग is occurring या forming या formed within the molecule, then it is called as intramolecular hydrogen bonding, intramolecular hydrogen bonding, intramolecular hydrogen bonding। लिखो, तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इंट्रा वाले का या इंटर वाले का? इंट्रा वाले का या इंटर वाले का? बोलो, कोई तो बोलो। सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? हाँ, मैंने बोला सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा? इंटर का सर। इंटर का। इंटर का, क्योंकि सो मेनी मॉलिक्यूल्स आर कंबाइनिंग टुगेदर। और इंट्रा क्या हो रहा है, पता चला तुम्हारा हाथ फैला हुआ था और मैं उसको फोल्ड करके तुम्हारे कान के पास पहुंचा दूं,
हाथ स्ट्रेच था, योर हैंड वाज स्ट्रेच पोजीशन, उसको मैंने फोल्ड किया, नाउ योर फिंगर्स दैट इज थंब इज टचिंग ईयर, तुम्हारे कान को टच कर रहे हैं, बिकम फोल्ड हो गया, सरफेस एरिया ज्यादा था और भी क्या हो गया, कम, ठीक है ना, सरफेस एरिया पहले ज्यादा था, अभी और भी कम हो गया, हाँ या ना? यस सर। तो डेफिनेशन लिख लिया क्या सबने? Yes, sir. अगर जो हाँ, इंट्रामोलिकुलर स्ट्रॉन्गर होगा ना तेज से बोलो। सर, इंट्रामोलिकुलर ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा ना इंटर से? नो 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 नो, इंटर वाला इज स्ट्रॉन्गर। ओके सर। इंटर वाला इज स्ट्रॉन्गर, लिखते जाओ ये सब, क्योंकि दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, और ये सब हमने 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी करवाया हुआ है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा जब तुम एल्केन चैप्टर पढ़े होगे तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग करता जाता था सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता था, दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता था, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता था, हाँ या ना? यस सर। चलो, ये होने के बाद मैं थर्ड पर आता हूँ। थर्ड क्या था? नेटवर्क्ड और कोवेलेंट सॉलिड्स, नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड्स। सर हाँ, एक मिनट, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल। चलो ये बोल रहे हैं, बोलो क्या बोल रहे थे? हाँ हो गया सर, एग्जांपल देखना था। हाँ, थैंक यू। नेटवर्क, नेटवर्क में क्या हो रहा है, वही एटम्स ये ऐसा नेटवर्किंग वगैरह करके ज्वाइन हो रहे हैं 3 डायमेंशनल स्पेस, तो सबके बीच का बॉन्डिंग क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तुम ही लोग बताओ इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है इंडिविजुअल? Carbon atom. जरूर नहीं है, कार्बन नहीं, कुछ भी हो सकता था, इंडिविजुअली क्या हो गया, एटम्स हो गए, एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। And bond. Covalent bond. कोवेलेंट बॉन्डिंग, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग, और वो स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल स्पेस में प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए उसका नाम नेटवर्किंग बोला। कार्बन 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 3 डायमेंशन में लेफ्ट राइट अप एंड डाउन फैला हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नेटवर्क्ड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एनी प्रॉब्लम? नहीं है तो डेफिनेशन लिख बेटा। एक्स लिखा मैंने, एक्स लिखा मैंने, those crystalline solids in which constituent particles are atoms and they are held together by direct covalent bonding. एग्जाम्पल में मेरे पास ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिंस्टर, फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन से को 11th क्लास में अगर याद हो, मैंने इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा था, नीट 2020 में इस पर बेस्ड प्रॉब्लम आया, नीट 2020 में इस पर बेस्ड प्रॉब्लम आया। नोटेड एवरीवन? So 1 minute. 1 minute. हाँ, और ये कैसे है, अपने माइंड को क्या रखो, डायमंड, डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसलिए कोवेलेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुआ उनके बीच में,
स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रहा है, डेफिनेटली है। डायमंड, ग्रेफाइट, इन सबके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है और ये हार्ड हुआ करते हैं। तो वही मैंने लिखा है नीचे, लिख लो जल्दी से। बकमिस्टर फुलरीन इज इम्पॉर्टेंट वन। डायमंड इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरीन है विथ रेस्पेक्ट टू कंपटीशन, और एग्जांपल क्या हो सकते थे? डायमंड हो सकता है, क्वार्ट्ज हो सकता है, सिलिकॉन कार्बाइड हो सकता है। डायमंड क्या है? बहुत ही हार्ड है। अब पता चलेगा, और ये एग्जांपल मैंने पहले भी बोला था कि एक जो सिंपल लेबर है ग्लास कटिंग वाला, उसके पास इतना तो पैसा नहीं है कि वो डायमंड का चीजल बना दे। चीजल समझ रहे हैं? जिससे कट करते हैं उसको चीजल बोल रहे हैं। तो अगर उसके पास इतना पैसा नहीं तो डायमंड खरीदने का होता तो अरे बाबा वो क्यों ऐसा काम करता। इसलिए उन्होंने क्या किया, कार्बन 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 एवरीवेयर इन द डायमंड एंड कार्बन इज रिप्लेस्ड बाय सिलिकॉन। पूरे नहीं, सिलिकॉन कार्बन दैट इज फॉर्मिंग सिलिकॉन कार्बाइड, और वो भी बहुत ही हार्ड होता है। तो वही रहता है कटिंग के पास। डायमंड नहीं रखेंगे बाबा, डायमंड रखेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम होगा। डायमंड जहाँ पे डायमंड की कटिंग होगी उधर से हम लोग रखेंगे, बाकी सभी जगह नहीं रखेंगे। यस सर, लेकिन नहीं मतलब वो दांत वो सब का ऑपरेशन के लिए डायमंड यूज करते हैं ना? वो वही बोल रहा हूँ ना, लेकिन वो दांत वगैरह के लिए जो उसका ग्राइंडिंग वगैरह करनी होती है, वो सब इंस्ट्रूमेंट भी तो लाखों रुपए में रहते हैं ना, लाख रुपए के। लेकिन सिंपल ग्लास कटिंग तो इतना महंगा नहीं होता है ना। हाँ सर। तो ऐसा है। और सिलिकॉन कार्बाइड भी बहुत ही हार्ड होता है। इट इज एज हार्ड एज, इक्विवेलेंट नहीं बट उसी के सिमिलर हम लोग बोल सकते थे, लाइक डायमंड टाइप का। ये भी बहुत हार्ड होता है, ये भी बहुत हार्ड होता है। ओके, तो तुम लोग मुझे ये बताओ, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर को फिर से थोड़ा सा देखना है क्या? जल्दी बोलो। पिछले वाले टेक्स्ट बुक में, 12th क्लास के पिछले टेक्स्ट बुक में जो तुम्हारे सीनियर्स हैं उनके में ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिस्टर, फुलरीन का पूरा फुल टू 1.5 पेज में दिया हुआ था। जल्दी बोलो, देखना है या नहीं देखना है? फास्ट। देखना है सर। देखना है। Yes, sir. नहीं देखते तो हम लोग ऐसा करते हैं, मॉर्निंग बैच ने भी बोला था कि देखना है तो मैंने ब्रीफ में करा दिया था। ठीक है, याद करो ग्रेफाइट में क्या होता था? कार्बन 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 कार्बन। नाउ one carbon is joined with 3 other carbon, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। इसलिए ये क्या कर सकता है? बोलो। कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और हाइब्रिडेशन क्या रहा? sp2। स्ट्रक्चर क्या रहा? हेक्सागोनल शीट लेयर्ड स्ट्रक्चर रहा। हेक्सागोनल शीट लेयर्ड स्ट्रक्चर रहा। एनी प्रॉब्लम? कोई डाउट है क्या? सर हाँ सर, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो वो ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर होना चाहिए ना? हाँ, तो तो प्लेनर ही तो है ये। वो हेक्सागोनल शीट तब हेक्सागोनल शीट, वो तो तब होता है ट्राइगोनल प्लेनर जब 3 ही एटम होते हैं। यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे इन्फिनिट एटम्स हैं, है ना? हाँ सर, हाँ समझ आया। उसके अपोजिट डायमंड
सभी कार्बन एटम्स 4 एटम्स से ज्वाइंट है, वो लुब्रिकेंट की तरह यूज नहीं हो सकता है, sp3 हाइब्रिडेशन है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो जितना तुमने 11th क्लास में एक लेक्चर में पढ़ा था पूरा, हमने उसका 5 मिनट का रिवाइज कर दिया। क्यों? This is bad conductor of electricity. This is bad conductor of electricity. Bad conductor of electricity. बकमिंस्टर फुलरीन में जाओ, ये कैसा होता था? बकी बॉल टाइप का होता था, BUCK, बकी बॉल कहें तो फुटबॉल के जैसा। सॉकर टाइप का। और याद रहे इसमें पेंटागन 1 2 3 4 5 पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग्स दोनों होते हैं। नीट 2020 में यही आया, और ये आज मैं कम से कम 10 साल से बोलता आ रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है, वो आ गया। तो उन्होंने क्या किया था, सेंटेंस के फॉर्म में दिया था कि देयर आर 20 पेंटागोनल रिंग एंड 12 हेक्सागोनल रिंग, एक दूसरे के अपोजिट बोला था। इस बार दे सकता है कि टोटल नंबर ऑफ पेंटागोनल, टोटल नंबर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स इन C60 बकमिंस्टर फुलरीन में, तो ऐसे हो गए। इस बार करेक्ट के लिए पूछ ले, उसमें क्या है। यहां पर भी क्या हो रहा है देखो, 1 कार्बन इज ज्वाइंट विद 3 कार्बन होंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ या ना? Yes, sir. तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है। यहाँ तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो वो बोल सकता है। No problems. आगे बढ़ूं क्या तब? Sir, 1 Yes, sir. जल्दी करो। Done, sir. डन, वेरी गुड। या इसके आगे अभी भी हम लोग के पास है क्या, मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। चलो आ जाओ। मैंने लिखा मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसमें क्या हो रहा होगा बोलो? मैंने लिखा x, और x के बाद क्या लिख सकता हूं बोलो? सपोज तूने आयरन रॉड ले लिया, कॉपर का रॉड ले लिया, तो इसमें सारे एटम्स किसके हैं? अभी देखो वर्ड क्या यूज किया मैंने, एटम्स। Metal atom. हाँ, तो those crystalline solids in which constituent particles are metal atoms, are metal atoms, are metal atoms। ठीक है ना?
एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय, कौन बोलेगा? मेटालिक बॉन्डिंग। Metallic bond. Metallic bonding. Yes, they are held together by metallic bonding. They are held together by metallic bonding. ठीक, अगर ये मेटालिक बॉन्डिंग है तो क्या होता है, ये सारे एटम्स हैं आयरन 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 आयरन, किसी का भी, तो क्या हो रहा है कि जो इसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दे आर लूजली बॉन्डेड। ठीक, और तुम जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास करते हो, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास करते हो, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे गया, तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव किया यहाँ पर तो अपना पॉजिटिव चार्ज दे करके जाएगा, क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये वाला यहाँ पे मूव करेगा, ये वाला यहाँ पे मूव करता जाएगा, तो ये अपने पीछे होल्स, आगे तुम लोग फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे सेमीकंडक्टर्स एंड डिवाइसेस, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके जा रहा है वहां पे होल क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं होल, और ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, यस और नो? तो Yes, वही sir. होता है, और ये इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं, इसलिए इसको सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉन सी। तो होल्स आर डिप्ड इन इलेक्ट्रॉन सी, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो ये वही उसका डेफिनेशन है, प्लीज राइट। ठीक, तो एक्स मेटालिक एटम्स होना चाहिए था, एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्डिंग। अच्छा, एटम्स है, मेटालिक एटम्स है, और वो नीचे लिखा है। ओके, वही बोला, देखो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या हो गया? फिक्स्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन वैसा नहीं होता है ओवर इंटायर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड लिविंग बिहाइंड, क्या जब वो मूव करेंगे पॉजिटिव चार्ज, जिसी को मैं, नया वर्ड आया तुम्हारे लिए, होल्स बोला करो। सेमीकंडक्टर डिवाइस, इसी होल्स पर तुमको पूरा मूवमेंट पर ही पूरा सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस तुमको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, मुझे लगता है कम से कम 7, 8, 10 घंटे। ठीक है ना? तो तुमने क्या लिखा? अरे का मतलब अरेंजमेंट। मेटालिक सॉलिड्स आर array of positive ions in sea of mobile electron. Important one. Array means arrangement. Array means arrangement. Okay. Array means arrangement. Array means arrangement. Done. एक मिनट सर। तो मैंने लिखा है यहाँ पर कि फॉलो पेज नंबर 5, टेबल ऑफ ऑल सॉलिड्स। वहां पे क्या है, जितना भी तुमने पूरे चारों सॉलिड्स पढ़े हैं उसका उन्होंने एक टेबल बना करके दिया है, और टेबल अगर बना करके दिया है तो उन्होंने पूरा डेफिनेशन, वही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, फोर्स क्या है,
और एग्जांपल्स क्या है और एक एक दो प्रॉपर्टी का टेबल बना करके दे दिया है बस। And they are not in heading for specially molecular crystalline solids का, especially molecular crystalline solids का। So shall I proceed forward? Yes. Yes, sir. चलो हेडिंग लिखो, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। 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 कोई कुछ नोट नहीं करेगा क्योंकि नहीं समझ में आएगा इसकी गारंटी मेरी है। इसीलिए मैंने बोला था कि सभी लोग टेक्स्ट बुक जरूर रखेंगे, सभी लोग टेक्स्ट बुक जरूर रखेंगे। ठीक, ये सपोज तुम्हारा रूम है, जिस रूम में बैठे हो, जिस रूम में बैठ करके पढ़ रहे हो, और तुम उसी रूम को सभी लोग बेसिक बना करके रखो। मैं उसी को पूरे रूम में तुमको यही बोलूंगा कि यहाँ से गया, वहां से गया, यहाँ से कट किया, वहां से कट किया, ऐसा करके पूरे रूम। तो पहले तो ये जान लो कि तुम लोग ये बताओ कि उस रूम में कितने कॉर्नर्स हैं। बोलो, उस रूम में कितने कॉर्नर्स है? 8. 8। ठीक, 8 अगर है तो अब क्या करो, सपोज उस रूम के सेंटर पर फैन लगा है, उस सेंटर पर फैन लगा है, यहाँ पर फैन लगा है रूम में। मैंने वहीं से कर्टेन डाल दिया, मैंने वहीं से कर्टेन डाल दिया। वो देखो कैसा है कर्टेन, ऐसा। कितने पार्ट में डिवाइड हो गया रूम? 2 2 parts. 2 parts. 2 parts. ठीक, तो अभी एक वर्टिकल रखा और एक हॉरिजॉन्टल और भी डाल दो। ध्यान से देखते हुए चलो, ध्यान से देखते हुए चलो। नहीं समझ में आएगा, मैंने पहले ही बोला कि इसकी गारंटी हमारी है, मुझे बाद में कोई कुछ बोलेगा नहीं। पहले ऐसा ले लिया, फिर अब मैं उस रूम को फिर से डिवाइड कर रहा हूं, ऐसा, ऐसा और ऐसा। हाँ या ना? हाँ सर. मैंने फिर से क्या किया, रूम को जहां पे तुम खड़े हो और अपने शोल्डर से पूरे रूम पर मैंने एक लेयर डाल दिया, ऐसा। हाँ या ना? ये रूम कितने में डिवाइडेड हो गया? ये रूम 8 कितने parts. 8 parts. 8 पार्ट्स में हो गए? तो अब 8 पार्ट्स में अगर हो गए हैं तो बड़े अच्छे से, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा है, मैंने नंबरिंग कर दिया, A B C D E F G H, A B C D E F G H। इसको कट करके निकाल दिया, जो देखो बाजू में है। ठीक, बाजू में देखो A B C D E F G H। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ये समझ लो मोबाइल का डिब्बा है, मोबाइल पैक्ड है।
और बहुत सारे मोबाइल पड़े हैं, तो तुमने क्या देखा, मिनिमम कितने मोबाइल चाहिए कवर करने के लिए, तो एक मिनिमम क्लोज स्ट्रक्चर। मिनिमम क्लोज स्ट्रक्चर के लिए मुझे 8 मोबाइल चाहिए। अब तुमने अगर पता चला कि यहाँ पे 1000 मोबाइल रखे हैं, तो उसमें से एक स्मॉलेस्ट यूनिट करके निकालो। एक मोबाइल का डिब्बा इज कॉल्ड एज, एक मोबाइल का डिब्बा इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। एक मोबाइल का डिब्बा इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। और ढेर सारे जो यूनिट सेल हैं उसमें से मिनिमम 8, आई सेड मिनिमम 8, जो ये क्लोज्ड बना रहे, उसको मैं बोलूंगा क्रिस्टल लैटिस। क्या नाम दूंगा? क्रिस्टल लैटिस। किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकता है, किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकता है, यस और नो। सर फिर से समझाएंगे? सर हाँ बोलो बोलो। सर वापस समझेंगे क्या एक बार? यस हाँ सर। हाँ ठीक, फिगर यहाँ पे है वही, यहाँ पर भी वही है। तुम क्या करो, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक, और ये वाला एच, इसको कट करके निकाल लो। कट करके निकाला, ये क्या है? यूनिट सेल। इसी यूनिट को रिपीट कर दो। रिपीट करने का मतलब ऊपर रखा, नीचे रखा, लेफ्ट रखा, राइट रखा और क्लोज स्ट्रक्चर बना दिया, जो ये वाला है। दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस और दिस इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। तुम क्या करो, कभी बिल्डिंग बनते हुए देखा होगा, बहुत सारे ब्रिक्स रखे होंगे, हाँ या ना? देखा क्या कभी लाइफ में? हाँ सर। यस सर। उसमें से एक ब्रिक तुम निकाल लो, एक ब्रिक निकाल लो, और एक ब्रिक को तूने नाम बोला यूनिट सेल। और ब्रिक के किसी एक कॉर्नर को पकड़ लो, यहां पर जहां पे देखो ये है ऐसा, इस पूरे पॉइंट को मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए, तो 8 ब्रिक्स लगेंगे इसको कवर करने के लिए। वो पॉइंट डी है, डी, वो पॉइंट डी है। देखो डी यहां पर, डी यहां पर है, डी यहां पर है, डी यहां पर है, ठीक है ना? अगर डी यहां पर है तो इसको कवर करने के लिए मिनिमम 8 क्यूब्स चाहिए। तो 8 क्यूब मिल करके जो 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस। और उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। यस और नो? यस सर। सर। मैं तुमको जब भी बोलूं, सपोज मैं बोल दूं डी को पकड़ो, डी, डी फॉर डॉग, तुमको मैं बोल दूं कि जो डी एटम है वो कितने एटम्स से सराउंडेड है, जो डी है वो कितने एटम्स से सराउंडेड है, थोड़ी देख ले, यहाँ देखो। तुम्हारी हैबिट ये नहीं होना चाहिए कि ये वाला कितने से सराउंडेड है, यहाँ वाला नहीं। अरे डी पूरा क्लोज स्ट्रक्चर में रख करके देखना है। ये मैं तुमको बाद में बताऊंगा, बट अभी के लिए पहले बोलो समझ में आया कि नहीं? क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। Unit cell is the smallest unit which is repeated over again and again and producing 3-dimensional closed structure is called as crystal lattice या space lattice। इसी को ही मैं स्पेस लैटिस भी बोला करूंगा, इसी को मैं स्पेस लैटिस भी बोला करूंगा, ठीक? वो
ये है, वो ये है। सेम स्ट्रक्चर, थोड़ा सा मैंने डार्क करके बनाया है। ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी और एच इज स्मॉलेस्ट यूनिट, जो राइट में ब्लैक में स्मॉल से बना है। रेड में देखो तो अब तुमने जितने भी ए बी सी या ये सब पॉइंट्स हैं, these points are called as lattice points. These points are called as lattice points. These points are called as lattice points. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आप समझा. देखो, जब मैंने स्ट्रक्चर को ज्वाइंट कर दिया है, ज्वाइन करने से पहले कैसे रहेंगे वो देखो यहाँ पे, जहाँ पे मैंने लिखा है थियरी, और ये दिखा रहा हूँ। सपोज दिस इज ए बी Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, वो ऐसे रहेंगे। पता चलेगा मैं प्रॉपर वे में ज्वाइन करूंगा, यू विल गेट 3 डायमेंशनल क्लोज्ड स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल क्लोज्ड स्ट्रक्चर। इसीलिए डेफिनेशन क्या बोला, जो अभी हमने बोला, ठीक है ना? क्या बोल रहा है? A crystal lattice or a space lattice is the geometrical arrangement of the lattice points. What are the lattice points? जो तुम्हें A, B, C, D, ये जिस भी पॉइंट पर ज्वाइंट्स हैं या एटम्स प्रेजेंट है, they are lattice points. They are lattice points. They are lattice points. All are present at lattice points. Na plus lattice point पर होगा, Cl minus lattice point पर होगा, infinite Na infinite lattice points, infinite Cl minus infinite lattice points. Okay, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब क्या बोला है कि lattice points, geometrical arrangement of the lattice points in 3 dimensional space. Obviously कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बोला all lattice points are attached, then they are forming basis of the crystal lattice or space lattice. Then they are forming crystal lattice or space lattice. हाँ या ना? Yes, sir. तो लिखो। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है इस कॉल्ड एज यूनिट सेल, और यही यूनिट सेल को मैं रिपीट करूं ओवर अगेन एंड अगेन, देन इट इज कॉल्ड एज crystal lattice, and it is lattice points in 3-dimensional space. When you use points, when you are joining these lattice points, you will get 3-dimensional network structure, 3-dimensional structure, which is called as crystal lattice. Yes or no? Yes. Yes, no? Yes, sir. Yes. अगर yes है तो please draw the figure. अगर yes है तो please draw the figure. मुझे लग रहा है कुछ कुछ समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. सर लैटिस पॉइंट्स पर एटम्स होते हैं क्या? हाँ, एटम्स होंगे, आयन्स होंगे। अब क्योंकि हम लोग सॉलिड्स पढ़ रहे हैं, आयोनिक सॉलिड से ही तुमको मिलेगा, हाँ? तो आयन्स होंगे।
सर मतलब ज्योमेट्री वो स्मॉलेस्ट यूनिट डिसाइड करती है ना? हाँ, स्मॉलेस्ट यूनिट को ही एक निकाल करके देखूंगा। नोटेड। 1 minute. Yes, sir, done. तो इसी यूनिट सेल का डेफिनेशन मुझे नेक्स्ट पेज में मिलेगा। इसी यूनिट सेल का डेफिनेशन मुझे नेक्स्ट पेज में मिलेगा। ठीक है ना? क्या बोला? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड over again and again, which is forming crystal lattice, is called as unit cell. Is called as unit cell. अब बोलो यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो? Is there any problem till now? Is there No, any sir. problem till now? नो सर। No, sir. नहीं है। अगर नहीं, आवाज ब्रेक हो रही है। किसकी? मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? बोलो भाई, आवाज ब्रेक हो रही है क्या? No, sir. नहीं है। ठीक है। तो ABCD is the smallest unit, ABCDEFGH, which is called as unit cell, which is called as unit cell. इसी को मैं left, right, up and down arrangement कर दूं, then it will form crystal lattice. Then it will form crystal lattice or space lattice. Then it will form crystal lattice or space lattice. अब बोल रहा है पैरामीटर्स बोल रहा है, ठीक है ना? पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स मैं किसको बोलूंगा? जिसके हेल्प से मैं यूनिट सेल्स को डिफाइन करके रखूंगा। Hello, sir. सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर Hello, sir.
कहाँ तक हो गया था हम लोग का ये सब? जो कहाँ से नहीं आ रही थी आवाज मेरी? बोलो प्रणव। सर सर पैरामीटर ऑफ यूनिट पैरामीटर पैरामीटर सर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, पैरामीटर से अगर नहीं आ रहा तो मैं पैरामीटर्स नेक्स्ट लेक्चर में करवा देता हूँ डिटेल में, है ना? ओके सर। मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में, ओके सर। बट मेरा सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि क्लास रेगुलर अटेंड करो, क्लास sir. रेगुलर अटेंड करो। नहीं कर रहे हैं सभी लोग, कोई आ जा रहा है कोई नहीं आ रहा है, ऐसा करके चल रहा है। ठीक है, यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो कोई बात नहीं है, जा सकते हैं। थैंक यू सर। सर थैंक यू यस, सर। वी विल मीट टुमारो एट द सेम। थैंक यू सर। हाँ बोलो बोलो, कुछ Good night, बोलना? sir. यस, गुड नाइट, गुड नाइट। सर वो डाउट पूछा था मैंने। हाँ, डाउट जो तुमने पूछा था वो डाउट कुछ ऐसा था।